हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान तो पर। आज फिर से हम लोग एक करंट अफेयर का सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, करंट अफेयर का सेट हमने कुछ दिन पहले से हम लोग ने स्टार्ट किया ये सेशन। ठीक है, और आपका रिस्पांस जो है काफ़ी बेहतरीन हम लोग को देखने के लिए मिला भी है। ठीक है, उसी चीज़ से हम लोग उत्साहवर्धक भी होते हैं, हम लोग खुद बूस्टअप भी होते हैं। ठीक है, और उसी कड़ी में हम लोग फिर से लगातार करंट अफेयर का सीरीज आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर सीरीज आज के लिए है, आप लोग के लिए है। ठीक है, 20 क्वेश्चन का सेट है, आप लोग इसे अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है हमें कहीं ना कहीं मतलब ये जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, 150 क्वेश्चन जो आएगा उसमें से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये करंट अफेयर रखता है। ठीक है, तो हम लोग ये सेट लेकर आए हैं। ठीक है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है आज का करंट अफेयर में, ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, यहाँ पर मिस इंडिया यूएसए की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? मिस इंडिया यूएसए की बात की जा रही है। तो ये मिस इंडिया यूएसए खिताब जो है ये किसे मिला है 2023 का? ठीक है, ऑप्शन क्या हमारे पास है? आयुषी कपूर, रिजुल मैनी, कीर्ति कामरा या फिर सलोनी राममोहन। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। मिस इंडिया यूएसए यानी इसमें ऐसे मतलब प्रतिभागी को चुना जाता है जो भारतीय मूल की तो है, लेकिन अभी कहां पर है? ये अमेरिका में है, अमेरिकी है ये। ठीक है, तो ये मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब ऐसी मतलब प्रतिभागी को दिया गया है इनमें से 4 ऑप्शन में से, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और जो इंडियन अमेरिकन एक मेडिकल स्टूडेंट है। ठीक है, भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका में ये एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रही है। ठीक है, तो वो कौन है? कि वो हमारा रिजुल मैनी है। कौन है? रिजुल मैनी है। ठीक है, तो रिजुल मैनी जो है, ठीक है, ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, भारतीय मूल की है, अमेरिका में ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और इसे क्या बोलते हैं? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर रिजुल मैनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद में केंद्रीय बजट किस सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है ना, भारतीय संसद में ये जो है किस सत्र, ठीक है, तो संसद में जो है ना, ठीक है, पूरे साल के दौरान, ठीक है, संसद में जितने जो सत्र होता है, ठीक है, 2021 से 2022, ठीक है, अभी क्या है 2023 से, ठीक है, 2024, तो एक सत्र में, ठीक है, टोटल जो होते हैं, ठीक है, कितने संसद के सत्र होते हैं? 3 होते हैं। यानी पूरे साल भर में, एक वर्ष में, ठीक है, संसद के, ठीक है, कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, बजट सत्र, ठीक है, हमारा ये मानसून सत्र और हमारा शीतकालीन सत्र, और बीच में अगर जरूरत पड़ा, ठीक है, तो हमारा कोई विशेष सत्र बुलाया जाएगा जरूरत पड़ने पर। अब आप बोलो कि जरूरत कब पड़ा, कोई एग्जांपल बता दीजिए आप। ठीक है, तो आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, ठीक है, कि क्या बोलते हैं नारी वंदन जो योजना लाया गया है, जिसके तहत क्या बोलते हैं महिलाओं को संसद में और विधानसभा में, ठीक है, 33% आरक्षण दिया जाएगा सीटों की संख्या पर। वो जो सत्र था वो कौन सा सत्र था? ये एक विशेष सत्र था। फिलहाल संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस सत्र में केंद्रीय बजट को पेश किया जाता है, तो वो सत्र कौन सा होगा? सिंपल सा है, वो सत्र बजट सत्र होगा, क्योंकि इसका नाम ही है बजट सत्र। इस सत्र में बजट को पेश किया जाता है, ठीक है, उस पर सरकार अपने बजट को पेश करती है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं बजट को डिस्कस किया जाता है और फिर बजट को क्या बोलते हैं पास किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये पूरे का पूरा बजट सत्र में होता है, इसका नाम भी दिया गया है बजट सत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि हाँ, ठीक है, केंद्रीय बजट जो है ये बजट सत्र में पेश किया जाता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि इसके बाद कौन सा सत्र आता है, तो बजट सत्र के बाद मानसून सत्र आता है और मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र आता है। ठीक है, और विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, अगर कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी का काम हो, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो, ठीक है, लोकसभा लोक अधिकार से संबंधित, तो हम लोग विशेष सत्र बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था कि केंद्रीय बजट जो है ये हम लोग बजट सत्र में हम लोग पेश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस समूह ने इजराइल पर हमला किया जिससे बाद में युद्ध शुरू हो गया? तो ये शायद आप लोग को पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये काफी एकदम बर्निंग टॉपिक है। ठीक है, कि किसके किसके बीच में युद्ध चल रहा है। एक साल पहले क्या बोलते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था। यहाँ पर किसके बीच युद्ध चल रहा है? यहाँ पर इजराइल, ठीक है, और इजराइल का जो देश है हमारा, यहाँ पर इस प्रकार जो देश है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पट्टी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग गाजा पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी जो है एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, जो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समझता है। इसी गाजा पट्टी क्षेत्र में एक क्या बोलते हैं, एक संगठन रहता है जिसको क्या बोलते हैं? हमास। किसको बोलते हैं? हमास। ठीक है, तो हमास नाम का एक संगठन होता है, कहां पर पाया जाता है? ये गाजा पट्टी में पाया जाता है। गाजा पट्टी कहां पर है? इजराइल के दक्षिणतम पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इजराइल और इसी हमास के बीच में क्या बोलते हैं? युद्ध शुरू हो गया है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और हाल ही में पिछले सेशन में मैंने आपको बताया भी था करंट अफेयर के सेशन में भी कि कौन सा क्या बोलते हैं मसौदा तैयार किया गया है, ये क्या बोलते हैं यूएन के यूएनजीए के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कौन सा मसौदा तैयार किया गया है ताकि इस युद्ध में क्या बोलते हैं विराम लग सके, तो वो था कि तत्काल मानवीय युद्ध विराम। ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, अगर आप हम लोग के सेशन से लगातार बने हुए हैं तो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ था। हमास का लोकेशन मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से बता भी दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किए गए आईएनएस तुर्मुगली, किस आईएनएस की बात की जा रही है, आईएनएस तुर्मुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ये आईएनएस तुर्मुगली जो है ये कहां पर कमीशन किया गया है, विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। तो लोकेशन भी आपसे क्या बोलते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आईएनएस तुर्मुगली का कमीशन कहां पर हुआ है। कमीशन मतलब क्या होता है कि वहां पर इसको क्या बोलते हैं लॉन्च किया गया है, इससे पहले वो वहां पर उसका निर्माण हो रहा था। ठीक है, और वहां पर उसको लॉन्च किया गया है और इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, उसको हम लोग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो आईएनएस तुर्मुगली जो है, ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, गहरे समुद्र की खोज, ठीक है, तटीय निगरानी और सुरक्षा, या फिर मानवीय सहायता मिशन, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ये आईएनएस तुर्मुगली है, ये तो समुद्र में चलता है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान तो होगा ही नहीं क्योंकि अंतरिक्ष तो हमारा वायुमंडल से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये जो आईएनएस तुर्मुगली जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि जो तटीय जो सुरक्षा है उसको देखना और तट का जो है निगरानी करना, यानी पेट्रोलिंग करना तट के क्षेत्रों का। ठीक है, और तट से संबंधित जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां पर क्या बोलते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि तटीय निगरानी और सुरक्षा। ठीक है, आईएनएस तुर्मुगली का इसका कमीशन कहां पर किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा 2090 की परिपक्वता अवधि मौजूदा पूसा 44 धान किस्म की तुलना में कैसी है। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकालना, ये टैलेंट अगर आपके पास आ जाए तो आप एक बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने सीख जाइएगा। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर आ गया पूसा 2090, ठीक है, पूसा 44, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूसा 2090 क्या है, ये धान की फसल है, गेहूं की फसल है, बैगन की फसल है, पपीता की फसल है। ठीक है, पूसा 44 ये क्या है, तो पूसा नाम का जो भी किस्म से पूछा जाए, ठीक है, पूसा जो है धान का एक किस्म है, क्या है, धान का एक किस्म है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो कृषि अनुसंधान क्षेत्र होता है, कृषि अनुसंधान जो कॉलेज होता है ना, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं ना कि धान का जो हाइब्रिड बीज बनाते हैं या फिर बैगन का जो हाइब्रिड बीज बनाते हैं, कहने का मतलब है कि कृषि उत्पाद का कोई भी हाइब्रिड बीज बनाएंगे तो वो लोग इस प्रकार से उसका नाम रखते हैं। ठीक है, सोनम 335, ठीक है, इस प्रकार का नाम रहता है। ठीक है, तो पूसा 2090 क्या है, ये धान का एक फसल है, धान का एक किस्म है। ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि पूसा 44 प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन अब पूसा 44 की जगह पर अब क्या आ गया है, पूसा 2090 आ गया है। ठीक है, यानी इसकी जगह पर ये धान का जो नया किस्म आया है उसका नाम क्या रखा गया है, पूसा 2090। तो ये मतलब परिपक्वता की अवधि पर, यानी कितनी जल्दी ये धान तैयार हो जाए, उस अवधि के आधार पर अगर कंपेयर किया जाए तो पूसा 44 के कंपेयर में पूसा 2090 क्या है, इसकी कैसी तुलना की जा रही है। तो आंसर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि पूसा 2090 को परिपक्व होने में अधिक समय लगता है, पूसा 2090 और पूसा 44 की परिपक्वता अवधि समान है, पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है, इनमें से कोई नहीं। आप खुद ध्यान दीजिए कि अगर पूसा 44 नाम का पूसा 44 किस्म का धान हमारे पास है और दोनों की परिपक्वता में अगर पूसा 44 जल्दी से धान तैयार हो जाए तो इसको क्यों लाएंगे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अगर दोनों की परिपक्वता अवधि अगर समान है तो फिर ये क्यों लाया, नया किस्म का लाने का क्या उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा गलत है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाँ, पूसा 2090 किस्म का जो धान है वो क्या बोलते हैं, वो काफी कम अवधि में तैयार हो जाएगा। ठीक है, पूसा 44 किस्म के धान की तुलना में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद के केंद्र में कौन सा अवैध सट्टेबाजी ऐप था। आपने सुना होगा, चुनाव अभी चूंकि चुनाव हो गए हैं, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है, भाजपा जो है वो छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत गई है और सरकार बना भी दी है। विष्णु राय जो है ये क्या बोलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन भी चुके हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि जो चुनाव के पहले एक काफी बर्निंग टॉपिक था कि किस ऐप में घोटाले की बात की गई है, और उस घोटाले में क्या बोलते हैं, उस घोटाले में बहुत सारे मतलब लगभग 500-800 करोड़ के घोटाले की बात की गई थी। वो कौन सा ऐप था जिसमें सट्टेबाजी
अवैध सट्टेबाजी की बात की गई थी, तो वो कौन सा ऐप था? ठीक है, ऑप्शन क्या है? महादेव ऐप, सट्टेबाजी प्रो ऐप, जुआरियों का स्वर्ग, या फिर बेट मास्टर। ठीक है, तो ये जो था महादेव ऐप, ठीक है, जिसमें ये क्या बोलते हैं मतलब एक क्लेम लगाया गया था कि ये जो है दुबई का कोई आदमी है, ठीक है, उसके द्वारा ये ऐप बनाया गया है। इसको प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम के, रमन जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उनके द्वारा इसको प्रमोट किया गया है और प्रमोट करने के लिए दुबई के उस व्यक्ति से पैसा लिया गया है। तो ये इसमें क्या बोलते हैं, मतलब भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी और उसी के तहत ये काफी बर्निंग टॉपिक में रहा भी था। ठीक है, फिलहाल ये कौन सा ऐप था? ये महादेव ऐप था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? एक्चुअली क्या है कि इसके पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ वर्षों पहले बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी नंबर थी, कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10 थी। उसको क्या बोलते हैं, जब सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं क्रिकेट से संन्यास ले लिए, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए और कुछ सालों के बाद बीसीसीआई ने उनके जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया। ठीक है, कि हाँ अब वो ये 10 नंबर की जर्सी नहीं पहनेंगे, 10 नंबर की जर्सी को किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये होता है रिटायरमेंट, ठीक है, जर्सी के नंबर का। अभी करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान समय में कुछ दिनों पहले बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी का जर्सी नंबर रिटायर कर दिया है? ऑप्शन क्या है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, या फिर एम एस धोनी। ठीक है, तो ये जो थे कौन थे? धोनी थे। एम एस धोनी का जो जर्सी नंबर है वो कितना है? वो हमारा 7 है। ठीक है, तो 7 नंबर के जो जर्सी नंबर को जिसको एम एस धोनी पहनते थे, ठीक है, इसको बीसीसीआई ने क्या बोलते हैं? रिटायर कर दिया है और रिटायर करने का फैसला ले लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? ठीक है, ओमान आ गया है। ओमान क्या है? ये खाड़ी देश है। ठीक है, ये क्या है? ये खाड़ी देश है। ठीक है, ये एक खाड़ी देश है। ठीक है, और ओमान का राजधानी की बात करेंगे तो ये क्या है? मस्कट है। क्या है? मस्कट है। ठीक है, तो आप पढ़ते होंगे कि ये जो है हमारा एरिया है, ये हमारा अरब देश है। ठीक है, और ओमान जो है वो कहां पर है? ओमान हमारा यहां पर है। ठीक है, और ये जो है कौन सा एरिया है? ये हमारा पारस की खाड़ी है। पारस की खाड़ी है। ठीक है, तो लोकेशन हम लोग का थोड़ा सा माइंड मैप होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन कभी कभी पूछ देता है कि ओमान जो है किस कहां पर स्थित है। क्या ये अरब सागर में है, क्या ये पारस की खाड़ी में है, या फिर क्या बोलते हैं ये हमारा क्या बोलते हैं लाल सागर में? तो ओमान की खाड़ी जो है ये पारस की खाड़ी में। ठीक है, ओमान जो है ये पारस की खाड़ी में। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि ओमान के सुल्तान कौन है, क्या बोलते हैं, जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था। ऑप्शन क्या है? हैतम बिन तारिक, कबूस बिन सईद, अब्दुल्ला बिन सईद, या फिर सलमान बिन राशिद। ठीक है, तो ये जो है सुल्तान, जो ओमान के सुल्तान है, जो अभी हाल फिलहाल में भारत में विजिट किए थे, वो कौन है? हैतम बिन तारिक। कौन है? हैतम बिन तारिक। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि ओमान के जो सुल्तान है जिनका नाम है हैतम बिन तारिक, ये हाल फिलहाल में भारत आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, ठीक है, के नियम जो अभी हाल फिलहाल में मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है, रिफॉर्म्स होकर आए हैं, वो क्या है? विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में क्या करने की अनुमति देते हैं? तो यूजीसी ने अभी हाल ही में अपने नियम में, अपने नियमावली में कुछ चेंजेस लाया है। ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं, किसके बारे में लाया है? तो जो फॉरेन के जो यूनिवर्सिटी है, जो विदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उनसे संबंधित क्या बोलते हैं कुछ यहाँ पर नियम चेंज किया है। वो नियम क्या है कि अब जो है जो फॉरेन के जो विश्वविद्यालय हैं, जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, वो अब क्या कर सकते हैं? क्या भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर सकते हैं, या फिर भारत में परिसरों की स्थापना या फिर संचालन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, या फिर भारतीय संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान कर सकते हैं। तो यूजीसी ने अभी हाल ही में नियमावली चेंज किया है, जिसके तहत उसने ये परमिशन दे दिया है कि हाँ अब क्या बोलते हैं विदेशी जो विदेश के जो विश्वविद्यालय हैं वो भारत आ सकते हैं और भारत आकर अपना कैंपस खोल सकते हैं, अपना परिसर की स्थापना कर सकते हैं और यहाँ पर पढ़ाई भी वो स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो किसमें है? ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि वो भारत में आ सकते हैं और भारत में आकर अपने कैंपस, अपने परिसरों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ हुई थी? ठीक है, हुआ था कि आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था। अब यहाँ पर हमास भी आ गया, यहाँ पर इजराइल भी आ गया है।
और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है हम लोग इसके पहले कर भी चुके हैं कि इजराइल जो है युद्ध लड़ रहा है, किसके साथ लड़ रहा है, ठीक है, इजराइल पर हमला किसने कर दिया था और दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो वो कौन था, वो हमास था। इसका लोकेशन कहाँ पर है, इसका लोकेशन गाजा पट्टी पर है, ठीक है, गाजा पट्टी के विभिन्न विभिन्न स्थानों में हमास जो है अपना संगठन चलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुए, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हाँ, ठीक है, हमास ने बोला कि हाँ, इजराइल का जो भी व्यक्ति को हम लोग पकड़े हुए हैं, जो भी सैनिक को हम लोग पकड़े हुए हैं, उसको हम लोग छोड़ देंगे, बंधक को छोड़ देंगे। इजराइल ये एग्री हो गया कि हाँ ठीक है, हमास का भी जो भी आदमी लोग है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बंधक को हम लोग छोड़ देंगे। तो ये छोड़ने का जो स्थान था, ठीक है, वो स्थान कौन सा है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी बंधकों की जो रिहाई का जो स्थान था वो कहाँ पर हुई है, क्या ये तेल अवीव में हुई है, क्या ये केरेम सालोम क्रॉसिंग में हुई है, क्या ये गाजा शहर में हुई है, या फिर पश्चिमी तट में हुई है। तो ये जो बंधकों की जो रिहाई जो हुई है, ठीक है, वो कहाँ पर हुई है, ये हमारा केरेम सालोम क्रॉसिंग में हुई है। केरेम सालोम क्रॉसिंग जो है ये हमारा एक बॉर्डर एरिया है, ठीक है, और उस बॉर्डर एरिया में एक क्रॉसिंग नाम का एक जगह है, इसका नाम क्या है, केरेम सालोम क्रॉसिंग। वहां पर क्या बोलते हैं, बंधकों की रिहाई हुई है और वहां पर पास हुआ है कि हाँ लीजिए ये आपका बंधक है और वो लीजिए, हाँ ठीक है, आप हमारा बंधक को दे दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, और ये जो तेल अवीव है ना, ये जो है ना तेल, तेल नहीं तेल, ठीक है, ये जो तेल अवीव है ना, ये इजराइल का कैपिटल है। ये क्या है, इजराइल का कैपिटल, इजराइल का राजधानी तेल अवीव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूटान के राजा कौन है, ठीक है। सभी को पता होगा कि हमारे पास हमारा ये जो इस प्रकार का जो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया और यहाँ पर हमारा नेपाल स्टार्ट होता है और फिर हमारा यहाँ पर सिक्किम आता है, ठीक है, और फिर हमारा भूटान आता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा भूटान आता है, यहाँ क्या आता है, भूटान आता है। तो ये जो भूटान है जो क्या बोलते हैं बिम्स्टेक, बिम्स्टेक ग्रुप का भी भाग है ये भूटान, ठीक है। तो भूटान के राजा कौन है, वर्तमान समय की बात की जा रही है। तो भूटान का कैपिटल क्या है, हम लोग क्या है ना, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे डिटेल से पढ़ते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं ताकि एक कोना भी ना छूटे और जहां तक हो सके आप वन लाइनर की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्सेप्ट आपको बन सके कि अगर कोई पॉइंट आ गया इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपके सामने दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भूटान का जो कैपिटल है वो क्या है, थिम्पू, क्या है, थिम्पू, ठीक है, थिम्पू, ठीक है। चलिए, भूटान के राजा कौन है, क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन क्या है, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, बिचुंग भूटिया, सी जिनपिंग या आंग सान सूकी, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि सी जिनपिंग जो है ये तो हमारे क्या बोलते हैं चीन के राष्ट्रपति हैं। आंग सान सूकी कौन है, ये म्यांमार का जो हेड थी वो हमारे आंग सान सूकी थी, लेकिन अभी ये कहां पर है, ये अभी जेल में है, ठीक है। बिचुंग भूटिया जो है ये क्या बोलते हैं हमारे नेपाल सिक्किम के एरिया के, सिक्किम के ये आते हैं, ठीक है। लेकिन जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है ये वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, भारत की भूटान के राजा हैं, ठीक है। वर्तमान समय में भूटान के जो राजा हैं वो कौन है, वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम भी है, क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारे पास, अगला है अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किसने किया था, ठीक है। यानी वकीलों का सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल लेवल में हुआ था, ठीक है, और ये दिल्ली में हुआ था, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन हुआ है, ये कहां पर हुआ है, लोकेशन बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, नई दिल्ली होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि नई दिल्ली में तो हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया, क्या केंद्र सरकार ने करवाया, क्या चीफ जस्टिस के सम्मेलन ने करवाया। तो ऑप्शन क्या है, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर अमेरिकन बार काउंसिल, ठीक है। तो भाई साहब इंडिया में हो रहा है तो अमेरिकन बार एसोसिएशन वहां से आकर यहाँ थोड़ी ना ऑर्गेनाइज करवाएगा, करवाना होता तो वो वहीं पर नहीं करवा लेता। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको करंट अफेयर से संबंधित या फिर जीएस से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप पहले छटनी करो, छांटो, अगर आपको आंसर क्या बोलते समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर छटनी कर दी है, इसका भी छटनी हो गया कि संयुक्त राष्ट्र जो है ऐसा काम तो करता ही नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा कहाँ पर है, ये हमारा यूएसए में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र तो करवाएगा नहीं ये सब। तो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही किया है, और ये बार काउंसिल ऑफ जो है ये वकीलों का ही तो एक काउंसिल है, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। कहां पर करवाया गया, तो नई दिल्ली में करवाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है,
ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अभी हाल में आपको पता भी होगा कि यूनेस्को ने भारत के 2 स्थलों का चयन किया है। ठीक है, किसके रूप में? ठीक है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। ठीक है, 2 स्थलों का चयन किया है यूनेस्को ने। कौन कौन सा है? ठीक है, एक हमारा है 41 नंबर का, कौन है? ठीक है, 41वां कौन है? भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको यूनेस्को ने हाल ही में क्या बोलते हैं चुना है, वो कौन है? तो वो हमारा शांति निकेतन है। और ये कहाँ पर है? ये हमारा कोलकाता में है। ठीक है, शांति निकेतन। ठीक है, 42वां यानी 42वां कौन सा है? तो 42वां वो कौन सा है? ये हमारा होयसल के मंदिर। ठीक है, ये क्या है? होयसल के मंदिर जो है, ठीक है, साउथ में, उसको चुना है। ठीक है, तो ये हमारा यूनेस्को ने अभी हाल फिलहाल में 2 को क्या बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के रूप में 2 लोगों को शामिल किया, 2 स्थलों को शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, तो ये सब आपको याद करके चलना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हाल में इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर भी है कि 41वां और 42वां 2 स्थल को चुना गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन क्या हमारे पास? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, जिनेवा। ठीक है, तो ये जो है यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में। ठीक है, अब पेरिस कहां पर है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, और फ्रांस से हम लोग कौन सा लिए थे? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे हम लोग क्या लिए थे? उससे हम लोग लिए थे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का ये जो मतलब नारा है, ये किस क्रांति का नारा है? ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। और इसे हम लोग अपने क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब शामिल भी किए हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है एक डिटेल से पढ़ना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? ये पेरिस फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहां है? अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक सम्मेलन है जिसमें किन 5 सदस्य देशों के नेता भाग लेते हैं? तो ब्रिक्स जो है ना, BRICS। ठीक है, ये जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देशों का समूह है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, आप यहां से आंसर देख सकते हैं कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन में बी जो है ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि ब्रिक्स जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका 5 देशों का ये एक समूह है। ठीक है, अभी आपसे एक वैल्यूएशन की बात की जाए। ठीक है, आपसे एक पॉइंट की बात की जाए कि वर्तमान समय में ब्रिक्स का जो अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ब्रिक्स किसके पास मतलब किस देश के पास मतलब दिया गया है कि वो जो है ये ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो वो कौन है? किसको दिया गया है? ठीक है, वो दिया गया है ब्राजील को। किसको दिया गया है? ब्राजील को। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसके पहले, ठीक है, 2023 में किस देश ने आयोजन किया? ये साउथ अफ्रीका ने आयोजन किया। किसने आयोजन किया? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में ब्रिक्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, और जिसमें क्या बोलते हैं ये मतलब ये सहमति बनी कि हम लोग क्या बोलते हैं 6 नए कंट्री को इस ब्रिक्स में शामिल करेंगे। वो कौन सा नए कंट्री है? 6, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। ठीक है, और एक कंट्री। ठीक है, टोटल 6 कंट्री यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि पूरे अच्छे डिटेल से आपको समझना है कि ब्रिक्स क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी जो स्थापना हुई कब हुई है? 2009 में हुई है। कब हुई है? 2009 में ब्रिक्स को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन में बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने भारत को पपुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है? यानी एक्चुअली यहाँ पर किस प्रकार का प्राकृतिक आपदा है कि ये यहाँ पर क्या बोलते हैं भारत ने ये घोषणा कर दिया कि हम 10 लाख डॉलर देंगे। ठीक है, 10 लाख डॉलर, 10 लाख, ठीक है, डॉलर देने की बात भारत ने अनाउंस कर दिया कि हम सहायता के रूप में, मानवीय सहायता के रूप में, तत्काल सहायता के रूप में, इमरजेंसी हेल्प के रूप में हम 10 लाख डॉलर क्या बोलते हैं भारत सरकार ने देने की घोषणा की है। ऐसा हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि पपुआ न्यू गिनिया में ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है, जिससे वहां का जनजीवन जो है आसपास का काफी अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, और काफी लोग के मतलब काफी लोग उसके चपेट में आ भी गए हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं काफी खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है पपुआ न्यू गिनिया में। और ये कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका क्या बोलते हैं साउथ चाइना सी,
साउथ चाइना सी जो है ना, वहां पर एक ये देश आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऑल ओवर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में पपुआ न्यू गिनिया आपको पाया जाता है। इंडोनेशिया के ऊपर कौन है? इंडोनेशिया के ऊपर पपुआ न्यू गिनिया ही तो है, ठीक है। तो पपुआ न्यू गिनिया जो है, यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जल जीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है, काफी लोग को नुकसान भी हुआ है, ठीक है। तो तत्काल राहत के रूप में भारत ने अनाउंस किया है कि हम वहां पर $10 लाख से सहायता करेंगे और भी चीजों से सहायता करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके खरीद के लिए? इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए, ठीक है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है? क्या ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, या फिर टाटा पावर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप खुद सोचो ना कि ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये फ्यूज तो बनाएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। टाटा पावर जो है ये तो फ्यूज बनाता नहीं है, तो किससे लिया है? इलेक्ट्रिक फ्यूज की खरीदारी के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से मतलब करार किया है, एग्रीमेंट किया है कि हम आपसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज खरीदेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? BEL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, और ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला ये है, टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया है? भाई साहब ऐसा ना, टीएमसी का आजकल क्या बोलते हैं, स्थिति काफी गड़बड़ हो गया है, ठीक है। कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं, मोइना मोइत्रा के नाम से क्या बोलते हैं एक सांसद थी, जिसको क्या बोलते हैं केस फॉर क्वेरी के तहत उनको क्या बोलते हैं सांसद ही खत्म कर दी गई उनको, और संसद से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि टीएमसी के एक और सांसद है, इसका नाम क्या है, ठीक है। जो नाम पूछा जा रहा है कि कौन से सांसद है जिसको संसद के शीतकालीन सत्र, मैंने आपको इससे पहले बताया भी कि संसद में कितने सत्र होते हैं, ठीक है। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है, और ये वर्ष का अंतिम वर्ष चल रहा है, अंतिम महीना चल रहा है, इसके बाद फिर जनवरी आ जाएगा। तो ये जो सत्र होता है ये शीतकालीन सत्र होता है। क्या होता है? शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। तो इस शीतकालीन सत्र में, ठीक है, किस राज्यसभा सांसद को, ठीक है, मतलब शीतकालीन सत्र के शेष अवधि तक निष्कासित कर दिया गया है? ऐसा कौन टीएमसी का सांसद है? ऑप्शन क्या है? नुसरत जहां, डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी, या फिर प्रसून बनर्जी, ठीक है। तो ये जो सांसद है जो टीएमसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और राज्यसभा के सांसद है जिसको क्या बोलते हैं शीतकालीन सत्र से मतलब निष्कासित कर दिया गया, वो कौन है? डेरेक ओब्रायन, ठीक है। कौन है? डेरेक ओब्रायन, ठीक है। ऑप्शन में बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई, ठीक है। जब इन्हें हिरासत में लिया गया तो वो कतर में किस क्षमता से काम कर रहे थे, यानी वो किस एरिया से जुड़े हुए थे, किस मतलब क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। जिन 8 लोग को क्या बोलते हैं फांसी की सजा सुनाई गई है, कहां पर? कतर में सुनाई गई है, ठीक है। कतर का राजधानी क्या है? तो कतर का कैपिटल क्या है? दोहा। कतर का जो कैपिटल है वो क्या है? दोहा, ठीक है। और ये हमारा क्या बोलते हैं कहां पर पड़ता है? ये हमारा पारस की खाड़ी की तरफ, ये आपको कतर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। छोटा सा यहाँ पर देश है, ठीक है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में क्या हुआ है? 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है, और ये लोग कौन थे? ये पूर्व नौसेना अधिकारी थे। कौन थे? ये पूर्व नौसेना अधिकारी थे। 8 के 8 पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, इनको क्या बोलते हैं फांसी की सजा सुनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन क्या है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो G20 है, भारत 2023 में, ठीक है, 30 नवंबर तक, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है, 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहा है, ठीक है, G20 का अध्यक्ष रहा है भारत। और इस साल G20 का सम्मेलन भी क्या बोलते हैं दिल्ली में हुआ है, और इसके जो विभिन्न विभागों के जो सम्मेलन होते हैं ये देश के, ठीक है, विभिन्न राज्यों में हुए भी हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा का सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं स्वास्थ्य का सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ? वो हमारा चेन्नई में हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, ठीक है, G20 का भारत ने इस साल अध्यक्षता किया भी है। ये जो G20 है इसका स्थापना किस साल हुआ था? ये हुआ था 1999 में, यानी 1999 को G20 जो है ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और वर्तमान समय में क्या बोलते हैं G20 जो है ये किसका मतलब वर्तमान समय में जो G20 है ये इसका जो अध्यक्षता है वो किस देश के पास है? तो वो हमारा किसके पास है? वो हमारा साउथ अफ्रीका के पास है। किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है कि ये G20 है क्या, ठीक है। तो G20 जो है ये 19 देश, कितने देश हैं? 19 देश और
यूरोपीय संघ के नेताओं की वार्षिक सभा, यानी इसमें यूरोपीय संघ जो है ना, यूरोपीय संघ जो है वो अपने आप में एक संघ है, इसमें टोटल जो है क्या था 20, 25, 28 इसमें देश शामिल है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ हो गया, ठीक है, और एक 19 देश हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, G20 बनाते हैं, ठीक है। और ये पूरे विश्व का 85% जीडीपी क्या बोलते हैं, ये मतलब ये लोग होल्ड करते हैं, ये सारे मिलकर 19 देश और एक यूरोपीय संघ मिलकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो G20 जो होता है वो 19 देश और एक यूरोपीय संघ मिलकर G20 को निर्माण करते हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में जो है वो G20 जो है भारत सरकार ने इसका प्रतिनिधित्व भी किया था, इसका अध्यक्षता भी किया था, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1999 को हुई थी। कब हुई थी, 1999 को सितंबर को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, एक रेसलर है और उनको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे पास, साक्षी मलिक, निशा दहिया, गीतिका जाखर या फिर अंतिम पंघाल। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम पंघाल को क्या बोलते हैं, रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, ठीक है। और ये जो अंतिम पंघाल है ये कौन है, ठीक है, ये सेना के एक जूनियर कमांडेंट अधिकारी है। ये कौन है, सेना के, ठीक है, जूनियर कमांडेंट अधिकारी है, जो क्या बोलते हैं सेना की तरफ से, मतलब ये बॉक्सिंग के रेसलिंग के एरिया में ये खेलते हैं, ठीक है, इनको ये उपाधि दी गई है, ठीक है। और तो फ्रेंड्स ये हम लोग का सेशन था, ठीक है, 20 क्वेश्चन का ये सेट था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है। आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।